नमस्कार दोस्तों, राजेश कमल इंग्लिश गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मोबाइल के स्क्रीन में देख रहे हैं, आज का चैप्टर नंबर 2 है मेरा और चैप्टर है यूज ऑफ वाज वर। वाज वर पर आधारित आज सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ इज आर एम मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे तो चैप्टर नंबर 1 भी देख ले, ताकि शुरू से आप एक एक करके सब समझते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे यूज ऑफ वाज वर का। तो ये यूज ऑफ वाज वर जो है, ये हम एग्जिस्टेंस बेस्ड पास्ट टेंस पर आधारित इसको समझाएंगे। एग्जिस्टेंस बेस्ड पास्ट टेंस का मतलब होता है पहचान या परिचय, स्थिति या अवस्था पर आधारित पास्ट टेंस यानी भूतकाल। यानी इसमें जो सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, उस वाक्य में किसी प्रकार का एक्शन का बोध नहीं होगा, यानी काम करने की। मैं क्रिकेट खेलता था, वह घर जा रही थी, वह आम खा रहा था। तो खाना, खेलना, जाना, इस तरह का कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं रहेगा। यानी बिना एक्शन वाले वर्ड में किसी का परिचय कराना, किसी का पहचान कराना या स्थिति या अवस्था के बारे में बताना, वैसे पर आधारित वाक्य होगा। जैसे वह एक डॉक्टर था, मैं एक ईमानदार व्यक्ति था, आप एक गायक थे। तो इस तरह से परिचय को बताया जाएगा। ऐसे वाक्य का हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ हिंदी में क्या है। जब हिंदी वाक्य के अंत में कोई भी हिंदी वाक्य दिया जाएगा, जो नीचे एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे, हिंदी वाक्य के अंत में अगर था, थे, थी, अंत में था, थे, थी इत्यादि लगे रहे, हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि लगे रहे और जिस वाक्य से कोई काम का नहीं, यानी जो वाक्य रहेगा उस वाक्य से कोई काम यानी एक्शन का बोध नहीं होगा, बल्कि पहचान, अवस्था तथा स्थिति का बोध होता हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद, इस प्रकार के वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई वी यू इसको बोलते हैं, इस तरह का। तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आज का वाक्य जिसका एग्जाम्पल हम अभी दिखाएंगे, अब आपका इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं और समझाते हुए चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल है, वह एक शिक्षक था, वह एक शिक्षक था। ये वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए जहां अंडरलाइन था में किए हैं, हिंदी वाक्य तो है लेकिन इसका अंत कहाँ पर हुआ, था, थे, थी में, यानी अंत में था है। तो अगर हिंदी वाक्य का अंत में था, थे, थी में से कोई रहेगा और उस वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कोई काम का बोध नहीं हो रहा है, काम यानी कोई एक्शन नहीं, वो एक शिक्षक था तो किसी तरह का कोई काम कर रहा है उस तरह का बात का पता नहीं चल रहा है, बल्कि उसका वेशभूषा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके पता चला कि वह एक शिक्षक था। तो इस वाक्य में जो है एक पहचान का पता चल रहा है, पहचान यानी परिचय का, वह एक शिक्षक था। इस वाक्य के भाव से पहचान का पता चल रहा है। तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो जैसे वह का अंग्रेजी हो गया ही, और ही के साथ आपका वाज लगता है, जो नीचे हम फिर बता देंगे, नीचे दर्शा देंगे। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ भी है, ही है, इसके साथ वाज है। तो इस चीज को फिर डिटेल हम आगे बताएंगे। तो ही के साथ वाज लगता है, तो ही हो गया सब्जेक्ट। तो था, थे, थी का अंग्रेजी फिर वाज आपको देना होगा, यानी ही के साथ हो गया वाज, ही वाज, बच गया एक शिक्षक, अ टीचर। तो ही वाज अ टीचर, वह एक शिक्षक था। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना, इसमें कोई V1, V2, V3 यानी कोई वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। और इस वाक्य में को परिचय का पता चला, तो वह एक शिक्षक था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया ही वाज अ टीचर। देखिए ये क्यों वाज लगाए, क्योंकि यहाँ था, थे, थी पर समाप्ति हो रही है। अगर यही पर यहाँ पर रहता वह एक शिक्षक है, अगर यहाँ था, थे, थी जगह रहता वह एक शिक्षक है, तो फिर यहाँ ही वाज ना होकर के ही इज अ टीचर होता। तो वो तो वर्तमान काल का था, बात है हो रहेगा तो वर्तमान को डिनोट करेगा, लेकिन ये था, थे, थी है तो पास्ट को डिनोट कर रहा है।
तो पास्ट वाला में यहाँ पर वाज वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हो गया वो एक शिक्षक था, ही वाज अ टीचर, जो पहचान का बोध कराया वाइक। दूसरा में देखिए मैं बीमार था, मैं बीमार था, इसमें भी अंत में था में समाप्त हो रहा है। तो इस था में समाप्त हो रहा है, इसमें एक अवस्था का पता चल रहा है, यानी बीमारी अवस्था में था, यानी कोई भी परिचय नहीं बल्कि एक अवस्था को दर्शा रहा है, किस अवस्था में था, वही नहीं बीमार था। तो मैं बीमार था, तो इस वाक्य में भी कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा बल्कि एक अवस्था का बोध हो रहा, तो इसका भी ट्रांसलेशन सब्जेक्ट के अनुसार या तो वाज या वर लगाएंगे। तो मैं बीमार था, तो यहाँ पर आई, तो आई के साथ वाज लगता है, यहाँ भी देखिए आई के साथ क्या है, वाज लगा हुआ है। तो आई के साथ वाज लगा तो हो गया आई वाज इल, मैं बीमार था, इसका ट्रांसलेशन हो गया आई वाज इल, जो वाक्य आपका अवस्था को दर्शाया। तो इस तरह का वाक्य में कोई एक्शन ना रहने के कारण से आई के साथ वाज या वर, तो यहाँ आई के साथ वाज लगता है, इसलिए वाज लगाया गया। अब यहीं पर देखिए वे लोग घर में थे, वे लोग घर में थे, इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाक्य में जैसे दे वर इन द हाउस, इसमें एक स्थिति का दर्शा रहा कि कहाँ पर थे, यानी कोई स्थिति अर्थात आमने सामने का है कि स्थान का पूछा जा रहा है, तो यानी जगह को दर्शा रहा है कि वो घर में थे यानी घर के अंदर में थे, तो इस स्थिति को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इसका भी ट्रांसलेशन वाज या वेर का प्रयोग करके हम लोग बनाते हैं। अब सवाल है कि वे लोग घर में थे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वे लोग घर में थे, ये वाक्य जो देख रहे हैं वे लोग घर में थे, तो दे सब्जेक्ट है, तो दे के साथ देखिए यहाँ पर दे है, तो दे के साथ वाज नहीं लगता बल्कि दे के साथ वर लगता है। इस WER को वेर ना बोल करके वर उच्चारण कीजिएगा, वर वधु होता है ना, तो वर। तो दे सब्जेक्ट अगर हो गया तो दे के साथ इसमें क्या लगता है, वर लगता है, इसलिए हम दे में वर लगाए, दे वर इन द हाउस। तो इस तरह से ये प्लूरल नंबर है, उस सेंस में भी आप वर को पकड़ेंगे, और नहीं तो आप अर्थस्थ रट लीजिएगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में वाज लगेगा, कौन कौन सब्जेक्ट में वर लगेगा, तो दे के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो इस तरह से वे लोग घर में थे, तो दे वर इन द हाउस, ये स्थिति को दर्शाया। यानी तीनों वाक्य को आप गौर करके देखेंगे, तीनों सेंटेंस को आप गौर करके देखेंगे तो कहीं पर भी कोई एक्शन का बोध नहीं हो रहा बल्कि पहचान, अवस्था या स्थिति का बोध हो रहा है। तो इसके लिए नोट में हम नीचे लिख करके रख भी दिए हैं नोट में, कि आपको दिमाग लगाना है कि नोट में कौन कौन सब्जेक्ट में वाज लगता है, किस में वर लगता है। तो देखिए आपका आई, ही, सी, इट, राम, कैट, डॉग, जितना भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, था थे का अंग्रेजी वाज लगता है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज लगेगा। तो आई, ही, सी, इट, राम, कैट, डॉग, देखिए सब सिंगल नेम है। कैट सिंगुलर नंबर का एक हो गया, ये भी डॉग सिंगुलर नंबर का हो गया, तो ऐसे जगह पर वाज लगे, जैसे बिल्ली काली थी तो कैट वाज ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया का कोई भी सिंगल नाम रहेगा तो वहां पर वाज लगेगा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वाज लगा हुआ है। अब यहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब सारे प्लूरल है, वी है, यू है, दे है, राम एंड श्याम। देखिए यहाँ राम है एक सिंगल नाम, लेकिन राम एंड श्याम दो नाम है, तो ये सिंगुलर नहीं रह गया, प्लूरल हो गया। यहाँ पर कैट है तो सिंगुलर है, लेकिन कैट्स है तो प्लूरल हो गया। डॉग है तो सिंगुलर है, लेकिन डॉग्स हो गया तो प्लूरल हो गया। तो जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर लगेगा, वर। अगर हम बोले कि बिल्ली काली थी तो कैट वाज ब्लैक, लेकिन हम बोलेंगे बिल्लियां काली थी तो कैट्स वर ब्लैक। तो इस तरह से सब्जेक्ट के अनुसार से हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो इस तरह से इसको बताएंगे। अब चलते हैं इसका सुपर सिक्स भी आपको हम समझाते हैं। अब देखिए सुपर सिक्स, जैसे सुपर सिक्स सेंटेंसेस, यानी कि वहां पर हम देखिए वह एक शिक्षक था, तो एक वाक्य हो गया वह एक शिक्षक था, तो इसका 6 रूप भी बनता है, यानी हिंदी में पहले इसका 6 रूप बताते हैं। वह एक शिक्षक था, वह एक शिक्षक नहीं था, क्या वह एक शिक्षक था, क्या वह एक शिक्षक नहीं था, वह एक शिक्षक क्यों था, वह एक शिक्षक क्यों नहीं था। उसका इंग्लिश सुपर सिक्स बनेगा ना, तो उसका इंग्लिश सुपर सिक्स किस तरह से बनता है उसको रूल सहित फिर दिखाते हैं इसमें। सुपर सिक्स सेंटेंसेज है, आपका वाज वेयर चैप्टर का सुपर सिक्स सेंटेंसेज है।
इसमें देखिए रूल 1, इसमें सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर लगेगा, प्लस ए एन ब्रैकेट में है, जब जरूरत होगा तो लगता है, नहीं जरूरत होता नहीं लगता है। ये ए एन जब ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट जब सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है तो उससे पहले ए या एन लगता है। अब ये ए कब लगता है, एन कब लगता है, इसका अलग से वीडियो हम बनाए हैं, उसको बनाएंगे तो उस समय में भी आप देख लीजिएगा। तो आपका सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट के बाद वाज वर आया और ए एन ऑब्जेक्ट आया, तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव सेंटेंस कहलाया। यानी इसमें किसी को कुछ बताया जा रहा है, इसमें पूछा नहीं जा रहा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, बल्कि बताया जा रहा। पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा बताने के लिए होता है, पूछने के लिए नहीं होता है। तो बताया जा रहा है और इसमें आपको पॉजिटिव सेंस में बताया, जैसे वो एक शिक्षक था या मैं एक शिक्षक था, तो मैं एक शिक्षक था सीधा साधा आपको बताएं, इसमें ना तो हम नकारात्मक सेंस लगाए ना किसी प्रकार का प्रश्न बनाए, इसमें सीधा सीधा हम बता दिए वो एक शिक्षक था या मैं एक शिक्षक था। तो यहाँ इस तरह का सेंटेंस कहलाएगा पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीधा ही बनता है, वह का अंग्रेजी डालिए ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज, था, वाज, और उसके तुरंत बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट हो गया अ टीचर, तो ही वाज अ टीचर, वो एक शिक्षक था का हो गया ही वाज अ टीचर। अब ये वाक्य तो हो गया पॉजिटिव, यानी मैंने किसी तरह का नकारात्मक सेंस नहीं है ना ही प्रश्न है। लेकिन अब इसका सेकंड जो रूल चलेगा, उस सेकंड रूल में भी बताने वाला ही काम होता है, लेकिन इस सेकंड रूल में भी जो होता है वो बताने वाला ही काम होता है, लेकिन इसमें नकारात्मक सेंस के साथ बताने वाला होता है। यानी इस वाक्य में आप जो है कि रूल को देखेंगे तो देखिए ध्यान से, रूल सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, फुल फॉर्म में वाज नॉट, इसी को वाज नॉट को शॉर्ट में करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए वाज दिए, एन दिए, फिर एपॉस्ट्रोफी देके टी दिए, तो ये हो गया वाजंट, वाजंट। वाज नॉट को शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो वाजंट, वहीं पर वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो वरंट, वर एन एपॉस्ट्रोफी देके टी, वरंट। वाज नॉट या सॉरी वाज नॉट को वाजंट शॉर्ट में बोलेंगे और वर नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे वरंट। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, दोनों रूप इसमें दिखाएगा प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य को जो है हम नेगेटिव सेंटेंस मान रहे हैं क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है। इसका रूल में ही देखिए नॉट लगा हुआ है, नॉट दिए एंड वाजंट, वर नॉट या वरंट, नॉट का इस्तेमाल हुआ तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये भी बता रहा है, ये बताने का ही है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन नेगेटिव सेंस में कोई बात को बताया जा रहा है। जैसे वह एक शिक्षक नहीं था, ये भी बताया गया, पूछा नहीं गया, बताया गया, लेकिन नेगेटिव सेंस में वह एक शिक्षक नहीं था। तो इसका ट्रांसलेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं इसका, ही वॉज नॉट अ टीचर, और इसी को वाज नॉट को शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ही वाजंट अ टीचर, ही वाजंट अ टीचर। ये दोनों का दोनों सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ही वाज नॉट अ टीचर या ही वाजंट अ टीचर। तो ये इस तरह से इस वाक्य को आपको जो सुविधा होगा, ऐसे ये रिटेन इंग्लिश में फुल फॉर्म वाला चलता है, स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म चलता है। तो जिसके लिए जरूरत हो उसके अनुसार आप इसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, वो एक शिक्षक नहीं था। अब इसके बाद जो नीचे का 4 गो सेंटेंस बताएंगे जिसमें चारों में प्रश्न पूछा जाएगा, सवाल होगा, और उसी का सवाल का जवाब ये दोनों से दिया जाता है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 में। इसमें पहले ही हेल्पिंग वर्ब, वो ऊपर का दोनों वाक्य था जिसमें सब्जेक्ट पहले था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज था या वर था, लेकिन ये रूल नंबर 3 में सबसे पहले वाज या वर, वाज वर पहले आ गया, उसके बाद कौन आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद कौन आया, ए या एन आया, ए या एन आया, फिर प्लस फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले वाज वर। तो यानी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो समझ जाना कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका नाम है यस नो क्वेश्चन और स्मॉल क्वेश्चन। यानी यस नो क्वेश्चन, यानी इसको इसलिए बोला जाता है ये स्मॉल क्वेश्चन क्योंकि ये इसका इस तरह से सवाल, जब भी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के सवाल पूछा जाता है उस समय इसका आंसर जो है या तो यस से या नो से दे सकते हैं, और यस नो सबसे शॉर्ट आंसर होता है कोई भी सेंटेंस का, इसलिए शॉर्ट
आंसर होने के कारण से इसका नाम भी हम स्मॉल क्वेश्चन रख दिए। ये स्मॉल क्वेश्चन का है, स्मॉल जवाब, इसलिए स्मॉल क्वेश्चन के नाम से भी हम कभी पुकारेंगे या यस नो, तो यही वाला आप रूल 3 वाला दिमाग में सोचिएगा। तो ये सेंटेंस आपका जो है वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट, इसका एग्जांपल देखिए। क्या वह एक शिक्षक था, यानी इसका हिंदी में क्या से ही शुरू है। क्या वह एक शिक्षक था, तो जैसे ही कोई भी हिंदी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होगा तो समझ जाना यस नो क्वेश्चन या सॉरी यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन है, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हेल्पिंग को आगे रख के करते हैं। तो क्या वो एक शिक्षक था, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम वाज को लाए। वाज ही क्यों लाए, वर क्यों नहीं लाए, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही है और ही के साथ वाज लगता है, इसलिए वाज को लगाए। वाज ही अ टीचर, वाज ही अ टीचर। तो फिर वही वर कब लगेगा, तो वर जब यहाँ सब्जेक्ट अलग रहेगा। जैसे क्या आप एक शिक्षक थे, यहाँ वह की जगह आप हो जाता। क्या आप एक शिक्षक थे, तो यहाँ आप होता, तो फिर यहाँ हो जाता वर यू अ टीचर। वर यू, सब्जेक्ट यू होता तो यू के साथ तो वर लगता है, इसलिए वर यू अ टीचर। लेकिन यहाँ पर तो ही है, इसलिए वाज को आगे किया, तो वाज ही अ टीचर। क्या आप एक शिक्षक थे, अगर थे तो यस, नहीं तो नो। तो इसलिए ये स्मॉल क्वेश्चन आपका हो गया, और इसमें कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है। लेकिन इसी का फोर्थ रूल में अगर हम चलेंगे तो स्मॉल क्वेश्चन ही है या यस नो क्वेश्चन ही है, लेकिन इसका जो है इसका आपका नेगेटिव सेंस भी है। जैसे देखिए wasn't, रूल 4 में देखिए wasn't या weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट, और फुल फॉर्म दीजिएगा तो वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए एन प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, फुल फॉर्म जब भी नॉट लिखिएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद रखना होगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है, यहीं पर वाज नॉट या वर नॉट प्लस सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। अगर आप वाज वर के साथ एक ही साथ शुरू में ही रखना चाहते हैं तो फिर शॉर्ट फॉर्म चलेगा, wasn't या weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट, और नहीं तो was या were प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका नाम ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, तो ये भी यस नो क्वेश्चन या स्मॉल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नॉट लगा हुआ, देखिए नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये यस नो या स्मॉल का नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो है एग्जाम्पल किस तरह से होगा, इसका होगा क्या वो एक शिक्षक नहीं था, क्या वह एक शिक्षक नहीं था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया wasn't he a teacher। शॉर्ट फॉर्म में बनेगा तो ऐसा wasn't he a teacher, और अगर फुल फॉर्म में बनाइएगा तो was he not a teacher। क्या वो एक शिक्षक नहीं था, तो was he not a teacher। बार बार बता रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म वाला स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रयोग होता है, फुल फॉर्म वाला रिटन इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपका जो है रूल 4 तक हम इसको समझाएं। अब इसके बाद चलते हैं इसका रूल 5। अब इसके बाद इसका रूल 5 को समझाते हैं। तो रूल 5 में देखिए, रूल 5 में शुरू में ही WH क्या होता है चैप्टर नंबर 1 में बता दी है, फिर भी अगर बोल दे रहे हैं। WH का मतलब होता है WH से बनने वाला क्वेश्चन वर्ड। जैसे वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे, इस तरह का 9 क्वेश्चन वर्ड है, उसी को WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो इस तरह का रूल 5 में WH क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले WH को रखा जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग होता है, फिर प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर प्लस ए एन का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो इसमें इस सेंटेंस को हम लोग नाम रखे हैं WH क्वेश्चन बोला जाता है, और बिग क्वेश्चन। इसका नाम हम बिग क्वेश्चन इसलिए भी रखे हैं क्योंकि इसका आंसर जब भी दिया जाता है थोड़ा डिटेल में दिया जाता है और बढ़ा चढ़ा करके दिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़े बिग क्वेश्चन, क्योंकि बिग क्वेश्चन का बिग आंसर, इसलिए बिग क्वेश्चन बोलिए या WH क्वेश्चन बोलिए। अब यहाँ पर इसको देखिए एग्जाम्पल में दिया है, वह एक शिक्षक क्यों था। तो हम कैसे पकड़े भाई कि WH, ये स्मॉल क्वेश्चन नहीं है, ये यस नो है, WH है, क्योंकि इस वाक्य में क्यों का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इस्तेमाल होगा। 9 क्वेश्चन वर्ड, तो समझ लेना वो WH का क्वेश्चन है। तो आपका ये वाक्य को देखिए, वो एक शिक्षक क्यों था, तो इसका इंग्लिश जब भी करेंगे तो उस WH क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, यानी सबसे पहले वाई। क्यों है इसलिए वाई, अगर कैसे रहता तो हाव देते। तो क्यों, तो वाई, और याद रखिएगा वाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। कभी कभी स्टूडेंट वाई के बाद सब्जेक्ट दे देता है फिर हेल्पिंग वर्ब देता है,
ऐसा नहीं, वाई के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो वो एक शिक्षक क्यों था, तो हो गया वाई वाज ही अ टीचर। अब यहाँ पर वाज ही क्यों दिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अगर यहाँ तुम आप यानी यू रहता तो फिर वर करते, जैसे तो या आप एक शिक्षक क्यों थे, आप एक शिक्षक क्यों थे, तो वाई वर यू अ टीचर। तो यहाँ वह एक शिक्षक क्यों था, इसलिए वाई वाज ही अ टीचर दिए। तो इस तरह डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो ये हो गया हम लोग का रूल 5। अब चलते हैं इसका रूल 6 में चलते हैं। 6 में देखते हैं इसका क्या है रूल। डब्ल्यू एच सबसे पहले, फिर शॉर्ट फॉर्म में दीजिएगा तो वाजंट या वारंट प्लस सब्जेक्ट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी को नॉट को अगर फुल फॉर्म में रखना है तो इस तरह से डब्ल्यू एच प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप दोनों तरीके में से किसी रूल को फॉलो करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वो जो शुरू बताए व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है। तो इस वाक्य का जो नाम है जिसमें डब्ल्यू एच से शुरू तो है लेकिन वाक्य में नॉट लगा हुआ, तो इसका नाम पड़ गया डब्ल्यू एच और बिग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है या बिग क्वेश्चन है, लेकिन डब्ल्यू एच और बिग नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, इसलिए हम डब्ल्यू एच और बिग का नेगेटिव क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो इसका सेंटेंस जो है, अब इसका सेंटेंस एग्जाम्पल में देखिए, इसका भी बनेगा। आपका सेंटेंस क्या है कि इसका सेंटेंस देखिए, वह एक शिक्षक क्यों नहीं था। क्यों तो है लेकिन नहीं भी है, वह एक शिक्षक क्यों नहीं था। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई वाई wasn't he a teacher, why wasn't he a teacher, और या why was he not a teacher, why was he not a teacher। तो इस तरह से जो है कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वो एक शिक्षक क्यों ने सबसे पहले वाई को रखें, उसके बाद था तिथि के लिए वाज को रखे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिए तो नॉट को यहाँ चिपका दिए, वाई वाजंट, फिर कर दिए सब्जेक्ट ही, फिर ऑब्जेक्ट है टीचर, वाई वाजंट ही टीचर। या इसी को फुल फॉर्म करेंगे तो वाई क्यों का दिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वाज दिए, फिर सब्जेक्ट दिए ही, उसका बाद नहीं का दिए नॉट, फिर दिया टीचर, तो वाई वाज ही नॉट ए टीचर। तो इस तरह से इसका भी जो है सुपर सिक्स, लेकिन खाली इसमें नॉट पर ध्यान रखना क्योंकि क्यों भी है और नहीं भी है। तो ये डब्ल्यू एच या बी का नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो 6 आपका जो क्वेश्चन 6 तरह का एक सेंटेंस बना, तो 6 तरह का सेंटेंस आपको हम बना करके दिखाएं। अब इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड को फिर इसमें भी हम दे दिए कि कौन कौन सा वर्ड जो है जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है। देखिए डब्ल्यू एच इक्वल टू करके हम लिखे वन, वन मतलब कब होता है, वर मतलब कहाँ होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, होम मीन्स कौन होता है, होम मतलब किसे होता है, होम मीन्स किसे होता है, हुज मीन्स किसको होता है, विच मीन्स किसका किसकी होता है। तो इस तरह से जो है कि आपका 9 क्वेश्चन वर्ड है, तो जब जरूरत होगा उसको आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है या कभी पूछने का जरूरत होगा तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि एक चैप्टर यूज ऑफ वाज वर वाला चैप्टर को हम समझाएं और उसका सुपर किस तरह से टूटता है वो भी समझाएं। इस सेंटेंस को आप जिस चीज को हम सिखाएं उस सेंटेंस को आप कॉपी में लिख करके समझ लीजिए, और उसके बाद इसको स्पोकन इंग्लिश का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यही सेंटेंस को आप आईने के सामने खड़ा होकर के आप बार बार दोहराइए, और इस तरह का कुछ सेंटेंस अपने से बना करके जो है कि आप उसको रिटर्न भी बना करके रिटर्न प्रैक्टिस भी करें, और आपको स्पोकन प्रैक्टिस करना है तो वही चीज को आईने के सामने खड़ा होकर के प्रैक्टिस भी करें। तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर को भी आपको समझाया। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 मेरा ये कंप्लीट ये वीडियो जो है आप जिसको देख रहे हैं, इसके बाद फिर तीसरा वीडियो हम यूज ऑफ शैल बी विल बी का वीडियो अपलोड करेंगे। तो उस वीडियो के इसके बाद आप जब अपलोड होगा तो आप उस समय देख सकते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख सके। थैंक यू वेरी मच।